हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी ये देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में जो इमेज लगा है वो एक वायरस का इमेज लगा हुआ है। तो फिलहाल इंडिया में भी एक एडवाइजरी जारी किया गया है। एक वायरस जो कि चाइना से फैलना स्टार्ट हुआ है। तो आज उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि आखिर क्या है और क्या उसके सिम्टम्स है और कैसे उससे प्रिकॉशन क्या जो है एडवाइजरी जारी किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो उसी से रिलेटेड है कि दिल्ली हेल्थ ऑफिशियल्स इशू एडवाइजरी फॉर विच वायरस। किस वायरस के लिए जो दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस वायरस के संबंध में परामर्श जारी किया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HMPV। ठीक है। तो HMPV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमोरस मेटान्यूमो वायरस। ठीक है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? एक रिस्पायरेटरी वायरस है जो कि जिससे क्या होता है, कोल्ड्स होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, न्यूमोनिया होता है। और ये बेसिकली किस में देखने को मिल जाता है? आइदर चिल्ड्रन में या फिर बूढ़े लोग में। ठीक है, एल्डरली में। इट स्प्रेड्स via droplets and has no specific treatments। ड्रॉपलेट्स के वजह से किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के छींक के कांटेक्ट में आने से, तो उस वजह से ये जो है स्प्रेड करता है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिमिलर टू कोविड 19 जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था। ठीक है। फैक्ट्स अगर देख और इसका अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो ये जो है 2001 में भी देखने को मिला था। लेकिन अभी तक इसका जो है कोई एंटीटोड नहीं बना है, यानी कि कोई इसका जो है वैक्सीन तैयार नहीं है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपको वीकली बेसिस पे फीवर, कफ, नसल कॉन्जेशन यानी कि नाक जो है जाम होने की समस्या, सोर थ्रोट गले में खराश, इन सिवियर केसेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस संबंधी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। तो इसका यही है कि अगर आपका एक दो वीक में अगर ये सब सिम्टम्स आने के एक दो वीक के बाद अगर ठीक हो जा रहा है तब तो ठीक है, वरना इसका जो है आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है? वही रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू और कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस। ध्यान रखिएगा, कंटामिनेटेड सरफेस जो है कोई एक प्लेस जो है कई आवर्स तक कंटामिनेटेड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे तभी आपको ये स्प्रेड होगा। कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में आने पे भी आप जो है एचएमपीवी के लाइक एचएमपीवी का सिम्टम्स आप में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए रिस्क ग्रुप क्या है, तो वही इन्फेंट्स बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स और पीपल विथ वीक इम्यूनिटी। तो ये तीन कैटेगरीज अभी तक आप देख सकते हैं कि 9 केसेस इंडिया में देखने को मिल चुका है। तो स्प्रेड हो रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लोकल स्टेट गवर्नमेंट जैसे कर्नाटका हो गया और भी कई स्टेट गवर्नमेंट जो है मास्क और सैनिटाइजर्स को फिर से वही कंपलसरी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, वही आपको सैनिटाइजर्स यूज करना होगा रेगुलर बेसिस पे। क्लीन फ्रिक्वेंटली टच्ड सरफेस, जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे जिस सरफेस को क्लीन किया जा रहा है उसी को टच करें। मेंटेन रिस्पायरेटरी हाइजीन। ठीक है। लिमिट कॉन्टैक्ट विथ सिक इंडिविजुअल्स, जो बीमार लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें। यही आपके पास प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सपोर्टिव केयर है जो कि रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है या फिर रिकवर होने में मदद कर सकता है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये देख सकते हैं HMPV के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये किम्स हॉस्पिटल के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग सिम्टम्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, क्या कैसे इससे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो इन जो ये 4 पॉइंट है इस पे आप फोकस कर सकते हैं। सिमिलर टू कोविड 19, अगर कोविड 19 में जिस तरह से हम लोगों ने प्रिवेंशन लिया था या प्रिकॉशन लिया था तो उसी टाइप से ये भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द न्यू एलिफेंट पॉपुलेशन इन असम।
असम में हाथियों की संख्या बढ़कर हाल ही में कितनी हो गई है? तो देखिए, असम जो है एक एस्टिमेट किया है कि अराउंड 5828, ठीक है। इतना जो है एलिफेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इतना एलिफेंट काउंट जो है पहुंच चुका है। जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने बताया है कि 2017 से अब तक जो है 109 ज्यादा काउंट बढ़ चुका है। तो टोटल जो है ऑप्शन नंबर सी 5828 एलिफेंट्स जो है, इतनी एलिफेंट्स की संख्या हो गई है असम में। अब थोड़ा सा हम लोग एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं। तो तो देखिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। ये यही अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये इम्फेसिस करता है ऑन रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द थ्रेट्स दैट एलिफेंट फेसेस इन देयर डेली लाइफ्स। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है 50% रिड्यूस हो चुका है लास्ट 75 ईयर में। करंट पॉपुलेशन बताता है कि पूरे वर्ल्ड का कि जो एशियन एलिफेंट वर्ल्ड में है वो अराउंड 50 to 60,000 है। 50,000 to 60,000 है, इस रेंज में आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कंजर्वेशन स्टेटस भी देख लेते हैं। तो IUCN है इसका रेड लिस्ट में। और अगर देखें अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जैसे दो, एक अफ्रीकन एलिफेंट होती है और एक आपका देखने को एशियन एलिफेंट मिल जाएगा। तो अफ्रीकन में भी दो हैं, एक फॉरेस्ट एलिफेंट, एक सवाना एलिफेंट। तो फॉरेस्ट एलिफेंट का जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का इंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट का इंडेंजर्ड है। अगर CMS में बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन स्टेटस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये एक फेवरेट टॉपिक है, जहाँ कोई भी रिसेंट न्यूज में जो भी स्पेसिस होते हैं तो उससे रिलेटेड IUCN स्टेटस पूछ दिया जाता है। इशू क्या है? तो सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, और दूसरा नेचुरल लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। देखिए, ये दोनों इंटरलिंक्ड रीजन्स है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से एलिफेंट जो है फॉरेस्ट से बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, और बाहर की ओर मूव करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहां कंफ्लिक्ट ह्यूमन के साथ देखने को मिल ही जाएगा। अब बात ये हो रहा है कि हम लोग इतना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इतना इंक्रोच कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो लार्ज स्केल पे हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ये जो है इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ही है। जैसे देखिए, डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत चीज करना पड़ता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट देखे होंगे आप लोग कि रिवर या फिर किसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या फॉरेस्ट जो है पूरा क्लीन किया जाता है। तो वही चीजें हैं, लाइक हाईवे वगैरह बनाने के लिए जो है फॉरेस्ट का भी क्लियरेंस लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो ये मेजर इशू है। मेजर इशू आपको देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन cited for Justin Trudeau recent resignation as प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अभी आप लोग सुने होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के हैं, जस्टिन ट्रूडो, जिनका कि इंडिया के साथ काफी विवाद रहा है, ठीक है। और कनाडा जो है एक फेवरेट प्लेस है इंडिया के लिए, क्योंकि वहां से जो हम लोगों के यहाँ रेमिटांसेस लार्ज स्केल पे आता है। यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है वो लाइक कनाडा जाना बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो के हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्सनल रीजन, पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम ऑपोजिशन, इकोनॉमिक क्राइसिस इन कनाडा, और हेल्थ इशू। क्योंकि जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो साइट किया है रीजन, वो है पर्सनल रीजन। बट मोर स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो अपोजिशन है, अपोजिशन का एक प्रेशर था उनपे कि आपकी जो है पॉपुलैरिटी डाउन हो चुकी है। नॉट ओनली अपोजिशन, उनके भी पार्टी मेंबर्स की ये वहां उनके ऊपर दबाव था कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, जिसके वजह से उन्होंने ये रिजाइन दिया है। और अभी वो वर्किंग PM के तौर पे काम करते रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट मेंबर जो है, नेक्स्ट PM कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो जाता है उनके पक्ष, उनके पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और इसी पे क्या हुआ है कि ट्रम्प जो है एक नया ऑफर दिए हैं,
जैसे अभी देखिएगा आप, यूएसए हम लोग लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 जो है स्टेट्स हैं, 50 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री मिलकर यूनाइटेड स्टेट बना है। तो इन्होंने 51 कंट्री के रूप में ट्रंप साहब ने कनाडा को ऑफर कर दिया है कि आप आइए हमारे साथ, हमारे यूनाइटेड में आइए और यूएसए का पार्ट बन जाइए। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन एक ये नया जो है डिस्कशन छेड़ दिया है इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। अब देखिए कनाडा का अगर आप देखेंगे तो इससे इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, वो किसका है? कनाडा का है, ठीक है। ये कितना है? अराउंड 200,000 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि विच ट्रायल वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन द कटरा बनिहाल सेक्शन। कटरा बनिहाल खंड पे कौन सा परीक्षण सफल रहा? तो अभी देखिए ट्रेन का ऑपरेशन उधर नहीं है, क्योंकि हिली एरिया होने की वजह से वहां रोडवेज का कनेक्टिविटी भी उतना अच्छा नहीं है। तो ट्रेन का जो है परिचालन वहां वहां कंडक्ट किया जा रहा था। तो वही है, ahead of final inspection railway conducted successful trial run of train on entire कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन ऑपरेशन। नेक्स्ट है, हु इनागुरेटेड द चरलापाली न्यू टर्मिनल स्टेशन। चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। पीएम पीएम साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनागुरेट किया, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे मिनिस्टर भी हैं, होते हैं, लेकिन रेलवे मिनिस्टर का जो रोल है ना वो लिमिट कर दिया गया था बीजेपी के सत्ता में आने के बाद। अदरवाइज उससे पहले क्या होता था कि रेलवे का जो है एक सेपरेट बजट होता था, रेलवे का एक सेपरेट बजट होता था। लेकिन अब तो सब कुछ मर्ज कर दिया गया, तो रेलवे मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत लिमिट कर दिया गया। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि रेलवे के इनाग्रेशन से लेकर झंडा दिखाने तक का काम अब सिर्फ मोदी जी ही करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ ग्रैप वाज एनुअल्ड इन एनसीआर। एनसीआर में ग्रैप के किस चरण को निरस्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फेज 3। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM हैज रिवोक्ड द स्टेज 3 एक्शन अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के तहत इन दिल्ली एनसीआर फॉलोइंग अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए फेज वाइज जो है ग्रैप के द्वारा अलग अलग जो है एक्शन लिया गया था स्टेज वाइज, तो उसी में स्टेज 3 को निरस्त कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि NAQS क्या होता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ईयर में क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, जो एयर एक्ट है वो इंपावर करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, CPCB को, टू सेट स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर। यानी कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्शन CPCB ले सकता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। करंट में NAAQS जो है वे आर नोटिफाइड बाय CPCB इन द ईयर 2009। 2009 में CPCB के द्वारा NAAQS यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया गया। ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि कौन से रेंज का जो एयर होगा वो किस क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो NAAQS जो है वो किस एक्ट के CPCB द्वारा किस ईयर में नोटिफाई किया गया है? तो 2009 में। अगर बात करें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की, तो AQI लॉन्च्ड बाय CPCB, वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एक नंबर होता है, इज अ नंबर यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक हाउ पोल्यूटेड द एयर करेंटली इज और हाउ पोल्यूटेड इट इज फोरकास्टेड टू बिकम। यानी कि AQI एक नंबर दिया जाता है, नंबर बताया जाता है एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें बताया जाता है कि किस रेंज पे आपका जो है क्वालिटी एयर का कितना है या कैसा है या फिर कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग रैंकिंग देते हैं कॉलेज, जैसे कि आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग आता है, तो इसी तरह जो है यहाँ पे हम लोग एयर क्वालिटी को रैंक करते हैं, ठीक है। अब देखिए एयर क्वालिटी को क्लासिफाई किया जाता है 6 कलर कोडेड ग्रेड में, ठीक है। अब देखिए पॉल्यूटेंट कवर अंडर NAAQS, इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट है
SO2, NO2, PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोफिरिन, आर्सेनिक, निकेल। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा इसी पे हम लोग क्वेश्चन लिए हैं आज का, जो यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर O3, देखिए ग्राउंड लेवल ओजोन है, ध्यान में रखिएगा। PM2.5 और PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और अमोनिया। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए ये जो है हमारा एमसीक्यू है यूपीएससी प्री का, इसको देख लेते हैं। इसमें कि इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। तो अभी हम लोगों ने जो 6 देखा था वही होगा इसका। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, NO2 होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी होगा। मीथेन CH4 ये नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं कि कितना किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पॉल्यूटेंट जो है इन AAQ के अंडर है, और जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते समय हम लोग किस किस जो पॉल्यूटेंट को कंसिडर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।